वेलकम वेलकम टू माय एसएस क्लास। आज हम 7th क्लास से पहला चैप्टर पढ़ेंगे भूगोल में, जिस चैप्टर का नाम है, आपको दिख भी रहा होगा, पर्यावरण। आज हम इतना आसान तरीका अपनाएंगे कि एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस चैप्टर को आसानी से समझ सके, क्योंकि हमारा मोटिव केवल एक ही है कि हम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को आसानी से कंप्लीट चैप्टर आराम से समझा सकें, और जिससे आने वाले समय में वो बच्चा अच्छे से अपनी स्टडी करके कुछ अच्छा कर सके। ये हमारा पहला मोटिव है। इसलिए हम एक सिंपल सा तरीका अपनाएंगे चैप्टर को याद करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, और लास्ट तक इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो एक अच्छा सा कमेंट भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर, जैसा चैप्टर का नाम है पर्यावरण। पर्यावरण देखो होता क्या है कि हमारे आसपास का क्षेत्र जहाँ पर हम जीवित हैं वो हमारा सारा पर्यावरण कहलाता है। अब इस पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती है, पेड़ पौधे, जल, पहाड़, नदी, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सारे पर्यावरण का एक हिस्सा हैं। अब इसमें पहला प्रश्न आपका बनता है, पारितंत्र क्या है? देखिए, वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, क्या क्या, वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी यानी कि जिनमें जीव है आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? जीवधारी, पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारक आपस में जो क्रिया करते हैं, जिसमें वे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। देखिए, प्राकृतिक चीज़ें क्या होती है? पेड़ पौधे, ये सारे प्राकृतिक हैं, हमने नहीं बनाए, ये प्रकृति ने बनाए हैं। तो इसमें ध्यान देना फिर से एक बार प्रश्न पे। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अन्य शब्दों में वे सब चीज़ें जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई है उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक पर्यावरण। आ गया होगा आपके समझ में। अगला प्रश्न आपका, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? देखिए, प्राकृतिक घटक यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, मानव निर्मित घटक यानी कि जो मानव ने बनाए हैं प्राकृतिक चीज़ों की सहायता लेकर, तीसरा मानव क्रिया उनकी गतिविधियाँ की मानव जो जो क्रियाएं करता है वो सारी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण, कि मानव ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं। आपको ये तो सिंपल सा आंसर आएगा इसका। देखो, पुल, इमारतें, पार्क, सड़कें, मकान, भवन, ये सारी चीज़ें मानव ने ही बनाई है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मानव जो भी चीज़ें बनाता है वो सारी की सारी चीज़ें किसके द्वारा? प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके ही बनाता है। यानी कि प्रकृति की चीज़ों का प्रयोग ही होता है प्रत्येक चीज़ों को बनाने में। चाहे आप एक घर ले लीजिए, चाहे कोई कंपनी ले लीजिए, चाहे कोई किसी भी प्रकार की क्रिया ले लीजिए, सब में प्राकृतिक चीज़ों का ही प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल क्या है? स्थल यानी कि भूमि, पृथ्वी की ऊपरी या ठोस प्रपटी जिसका निर्माण, क्या उत्तर क्या बता रहे हैं? पृथ्वी की ऊपरी या ठोस प्रपटी जिसका निर्माण चट्टानों और खनिजों से होता है। पृथ्वी की ऊपरी प्रपटियाँ का निर्माण किससे होता है? चट्टानों और खनिजों से होता है। इसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि स्थलाकृतियाँ सम्मिलित है। स्थलाकृति का मतलब होता है, जो आकृतियों का मतलब होता है आकृति, स्थला मतलब भूमि की बनी जो कृति यानी कि आकृति हैं वो सारी शामिल है। फिर से ध्यान देना, पृथ्वी की ऊपरी या ठोस प्रपटी जिसका निर्माण चट्टानों और खनिजों से होता है। इसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि स्थलाकृतियाँ सम्मिलित यानी कि शामिल होती है, उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। अगला है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय यानी कि जिसमें जीव होता है, उसके 2 प्रमुख घटक, जीव जंतु और पादप। जीव जंतु तो आप लगा सकते हो कोई भी जानवर, कोई भी इंसान, ठीक है। लेकिन पादप, पादप का अर्थ क्या होता है? इस शब्द को जानना बहुत जरूरी है। पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधे, उनमें भी जीवन होता है।
इसलिए आप सभी पेड़ पौधों को ना काटें, बल्कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं भी, ताकि हमारा जो पर्यावरण है संतुलित बना रहे। अब थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसमें कि देखिए, अगर हम पेड़ पौधे ज़्यादा काटेंगे तो हमारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है, समय पर ना तो वर्षा होती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दी के समय ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और कई बार तो गर्मी के दौरान भी ऐसे दिन भी आ जाते हैं कि सर्दी लगती है फिर गर्मी हो जाती है। यानी कि मौसम अपने आप बहुत ज़्यादा बदलता रहता है, जो हमारा पर्यावरण चक्र को बिगाड़ देता है, जिसके कारण मानव का जीवन बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है पेड़ पौधे लगाओ, अपना जीवन सुरक्षित बनाओ। अब उसके बाद में अगला प्रश्न है, जैवमंडल क्या है? जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन योग्य परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। जैवमंडल ध्यान देना किस चीज़ से बना है? स्थल यानी कि भूमि, जल यानी कि पानी, वायु यानी कि जो हमारा वायुमंडल है, उनसे मिलकर जो जीवन योग्य परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। जैसे हम जिसमें जीते हैं ना, जिसमें हमारा जीवन व्यतीत होता है, जिसमें हमारा जीवन सुरक्षित है, वो कहलाता है हमारा जैवमंडल। इसके अंतर्गत पादप यानी कि पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यानी कि हमारे जीवन को चलाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो सारी जीवमंडल में उपस्थित है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम पड़ जाती है तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? ये आपकी किताब में दिया हुआ प्रश्न है, इसमें ताल आंसर आप किताब में मैच कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल। ये स्थल जो है ये मनुष्य ने नहीं बनाया है। ये किताब के क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको ये करवा रहा हूँ। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण? अब मानव निर्मित सड़क है ना, तो इसका आंसर यही है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जनसंख्या वृद्धि। जिस प्रकार से जनसंख्या अधिक बढ़ती जाएगी, मानव के लिए भी नुकसान होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, इंसानों के लिए रहने के घर, पेड़ पौधे ज़्यादा कटेंगे, तो उससे मानव को दिक्कत होगी। ध्यान रखना, जिन देशों की भी जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अब हम बात करते हैं अपने भारत की, कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत की जो अभी वर्तमान स्थिति है उस पर जो नियम कानून इतने हैं कि उन्होंने उसको कंट्रोल कर रखा। हालांकि फिर भी अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों को जॉब ना मिलना, लोगों को घर ना मिलना, और घर की कीमतें ज़्यादा हो जाना, बहुत सारी समस्याएं हैं। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा कम होनी चाहिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना एक प्रश्न, जैवमंडल से क्या अभिप्राय है, तो वो ये। अगला है वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। वायुमंडल यानी कि वायु की चादर, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को क्या कहेंगे? वायुमंडल। अगला जलमंडल, जलीय क्षेत्र यानी कि जहाँ पर जल होता है। उसके बाद है पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्यावरण। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कैसे करता है? ये कारण बताओ मैं आपका पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपका, क्योंकि मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रियाएं करता है। मैंने आपको अभी बताया था कि मानव जितनी भी क्रियाएं करता है किसके साथ करता है? पर्यावरण और प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके, और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करता है। कि जैसे पेड़ है, तो हमने अपनी आवश्यकताओं के लिए पेड़ों को काटा, और पेड़ों को काट कर उससे पलंग बनाया, उससे बहुत सारी मेज़ बनाई, टेबल बनाई, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का हमने निर्माण किया अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। प्रारंभिक मानव का जीवन सरल या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। कि शुरुआत में जो मानव होते थे उनका जीवन सरल होता था, आपको पता है वो कितना सादा जीवन जीते थे, लेकिन अब और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी आसानी से हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मानव की ज़रूरतें बढ़ती गई, उसने पर्यावरण में परिवर्तन करना व उसका उपयोग करना सीख लिया। जैसे आग का आविष्कार किया, फिर धीरे धीरे लाइट का आविष्कार, फिर पंखे का, पता नहीं ऐसे बहुत सारे अभी आप देखते हो सारी टेक्नोलॉजी का आविष्कार। जो आपको मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये भी एक टेक्नोलॉजी है। क्या आदि मानव के समय में ऐसी कोई सुविधा थी? नहीं थी, लेकिन आज होने लगी है ना। तो अब आगे देखिए आप इसमें,
जैसे मानव ने आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काटकर साफ किया और खनन क्रियाएं और बिजली का निर्माण आरंभ कर दिया। आवास, आवास का अर्थ क्या होता है? घर। आपको पता है पहले के समय में लोग जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, ठीक है, या गुफा बनाकर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मानव ने अपनी तकनीकों के आधार पर घरों को बनाया, ठीक है, और कैसे? वनों को काटकर साफ कर कर। उसके बाद खनन क्रियाएं। देखो खनन क्रियाएं क्या होती हैं कि जब हम पृथ्वी यानी कि धरती में से धरती को खोद कर उससे खनिज प्राप्त करते हैं, जैसे लोहा निकालते, तांबा निकालते हैं ना, जमीनों को खोद कर, उसे कहते हैं खनन क्रियाएं। फिर बिजली का निर्माण भी आरंभ कर दिया। आपको पता है जल विद्युत यानी कि जल से बनने वाली विद्युत, सौर ऊर्जा, सौर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, बिजली जो है, ठीक है, आदि। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, कैसे? कारण बताएं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित है, ठीक है। क्यों आश्रित है? अगर पेड़ पौधे ज़्यादा ना होंगे ना तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो आपका जीवन कठिन हो जाएगा। जीवधारी एवं पर्यावरण का परस्पर यह संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए यह मानव अपने भोजन एवं वायु की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है। आपको पता है पेड़ पौधों से हमें छाया भी मिलती है, फल भी मिलते हैं, बहुत सारी औषधियाँ मिलती है जो हमारे खाने के काम आती है। वहीं पेड़ पौधे मानव द्वारा छोड़ी गई। याद रखना साइंस में आपके क्वेश्चन बनता है ये, कई बार एसएस में भी पूछ लेते हैं कि मानव कौन सी गैस छोड़ता है, यानी कि श्वास द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधे, और उससे क्या बनता है? उनका भोजन, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यानी कि मानव, पेड़ पौधे तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो मानव ग्रहण करता है, और मानव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जैसे वस्तु विनिमय पद्धति। अब देखिए आज का हमें वस्तु विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। आज के समय अगर हमें कोई वस्तु लेनी होती है, मान लीजिए हम सेब लेने जा रहे हैं, हमने 1 किलो सेब लिए या केले लिए, कुछ भी चीज़ें ली, तो हम उसके बदले क्या देते हैं? पैसा देते हैं। लेकिन पहले के समय में शायद आपको पता ना, जब पैसों का आविष्कार नहीं हुआ था, धन दौलत नहीं थी, तो उस समय लोग कैसे चीज़ें लेते थे कि एक चीज़ को लेकर वो उसके बदले में दूसरी वस्तु दे दिया करते। मान लीजिए किसी के पास चावल ज़्यादा है, उसको गेहूं की आवश्यकता है, तो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास गेहूं ज़्यादा है और उसको चावल की आवश्यकता है। तो वो पहले वाला व्यक्ति जिसको चावल की आवश्यकता है, उसके पास गेहूं ज़्यादा है, तो वो दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा? गेहूं दे देगा। और दूसरे वाले व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है और चावल ज़्यादा है, तो वो पहले वाले व्यक्ति को चावल दे देगा। इसको क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति। सिंपल सा इसका आंसर ये बनेगा कि किसी एक वस्तु को लेने के बदले जब दूसरी वस्तु उसके भुगतान के रूप में दी जाती है, उसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब है? 5 जून को, याद रखना। अगला वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। और इसमें अब लास्ट बनता है, के लास्ट शब्द है एनवायरमेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है एनवायरमेंट किस भाषा का शब्द है, तो आप इसको कहेंगे फ्रेंच भाषा का, और जिसका सिंपल सा अर्थ क्या है? पड़ोस। ठीक है, तो यही था हमारा पहला चैप्टर, और मैंने सिंपल तरीका अपनाया है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, आप अच्छे से पढ़कर अपनी तैयारी कर सकें, और जब आपके एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को फिर देखना अच्छे से। आपको इससे सिंपल तरीका मुझे नहीं लगता कहीं और मिलने वाला है। मैंने अपनी तरफ से जो भी सिंपल सा तरीका हो सकता है और साफ साफ लिखा हुआ दिखाया आपको, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट भी करना। जैसी आपको वीडियो लगी आप कमेंट ज़रूर करना। अगर उसमें कुछ कमी है तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में वो कमी भी ना रहे, और एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा इस वीडियो को समझ सके, इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सके, जिससे उसका स्टडी में जो दिक्कतें आ रही हैं वो हट सके। मैं अपनी तरफ से जो भी हो सकेगा एसएस में जितना सिंपल तरीका होगा उस सिंपल तरीके से करवाऊँगा, ताकि मैं प्रत्येक बच्चों की हेल्प कर सकूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।